चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन जो शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का मतलब कि पंचायती राज, नगर पालिका ये सब पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जितने दिन मेरा वीडियो नहीं आ पाया हम क्षमा चाहते हैं। किसी फंक्शन में मैं चला गया था और उस फंक्शन में जाना ज़रूरी था क्योंकि फैमिली फंक्शन था। तो चलिए अब चलते हैं और शुरू करते हैं और आपका ये कंटिन्यू वीडियो बनाते हैं और लगातार चलेगा जब तक एग्ज़ाम है। इसी तरह प्यार बरसाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, ये ज़रूर ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पंचायतों, नगरपालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बताइएगा? तो भारत के प्रधानमंत्री हमारे ऑप्शन नंबर सी पीवी नरसिम्हा राव थे। मतलब भारत के संविधान में जो पंचायत पंचायत है, नगरपालिका है, से संबंधित जो 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन हुए थे, उस समय प्रधानमंत्री हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे। चलिए अब जानते हैं, तो सुनिए। पंचायतों से संबंधित 73वें संविधान संशोधन तथा नगरपालिकाओं से संबंधित 74वें संविधान संशोधन वर्ष 1992 मतलब 1992 में किया गया 1992 में किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे, जो भारत के प्रथम दक्षिणी भारतीय प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 20 जून 1991 से लेके 16 मई 1996 तक रहा था। किनका? पीवी नरसिम्हा राव का। ये भारत के प्रथम दक्षिणी भारतीय प्रधानमंत्री बने थे, मतलब साउथ इंडिया का प्रथम कहिए। इनका कार्यकाल जो रहा था 20 जून 1991 से लेके 16 मई 1996 तक रहा था। ये तो आप जान गए। और ये भी समझ गया कि पंचायतों से संबंधित क्या है? 73वें संविधान संशोधन है। नगरपालिका से पूछेगा कि नगरपालिका से कौन सा संबंधित है? तो नगरपालिका से 74वें संविधान संशोधन है और 1992 में किया गया था। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी-कभी क्या होता है कि 1992 दे देता है, कभी-कभी 1993 दे देता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1992 नहीं है और ऑप्शन में 1993 है, तो ये सही होगा। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है सुनिए। दूसरा प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ठीक है, तो पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही है कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्या है? उपरोक्त सभी कथन जो हैं सत्य हैं। जैसे जानिए, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं। इसका लक्ष्य जो है गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। इसका लक्ष्य क्या है? गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ जो है सांसद शामिल होते हैं। ये भी सही है। तो ये उपरोक्त में से सभी हैं। तो चलिए हम जानते हैं पंचायती राज के बारे में और इसमें हम अच्छे से जानेंगे। क्या जानेंगे? तो सुनिए। पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन के लक्ष्य की पूर्ति करती है, मतलब लक्ष्यों की पूर्ति करती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पंचायती राज पढ़ रहे हैं मतलब पंचायत पढ़ रहे हैं, तो पंचायती राज प्रणाली जो थी त्रिस्तरीय पंचायत थी। लगभग स्टेट में त्रिस्तरीय ही चला है। कहीं-कहीं स्टेट में 2 स्तरीय है, कहीं-कहीं स्टेट में 4 स्तरीय है, जो कि वो हम क्लियर बाद में करेंगे। अभी जान लीजिए कि पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तरीय पंचायत है। त्रिस्तरीय पंचायत के माध्यम से ही जो स्थानीय स्वशासन मतलब ग्रामीण क्षेत्र की ओर बात कर रहा है, ग्रामीण की ओर जा रहा है। नगरपालिका हो या पंचायत हो या स्थानीय स्वशासन मतलब शहर और गाँव के क्षेत्र को कहा गया है स्थानीय स्वशासन। ये भी जान लीजिए, नहीं तो बोलिएगा सर गलत बता दिए। आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से विकास व प्रशासन में आम जनता की भागीदारी तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब ये तो हम पढ़ लिए कि भाई चलिए ये इसका प्रमुख उद्देश्य है, लेकिन क्या? तो चलिए सुनिए। लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण होता है उसके माध्यम से जो विकास होते हैं या विकास कहिए या प्रशासन कहिए, अब प्रशासन में जो है विकास और प्रशासन में आम जनता की भागीदारी होना आवश्यक है, एकदम इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का भी उद्देश्य होना चाहिए और यही हमारा स्थानीय जो स्वशासन है उसके माध्यम से जो है जुड़ा होना चाहिए और इसी के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है। तभी तो आप सामाजिक रूप से, आर्थिक न्याय के रूप से या विकास के रूप से या विकास और प्रशासन में आम जनता की भागीदारी हो, इसलिए ये बनाया गया था। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से जोड़ने के लिए इसका प्रमुख उद्देश्य यही था। जो स्थानीय स्वशासन आप पढ़ रहे हैं, है ना, जो पंचायती राज पढ़ रहे हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक माध्यम है, बस इतना जान लीजिए। इस माध्यम से हुआ कि सामाजिक रूप से, आर्थिक न्याय रूप से, विकास को प्रशासन के रूप में आम जनता भी भागीदार ले, सम्मिलित हो, सुनिश्चित हो और ये देश को पूरा करे।
वही जोड़ा गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए जिला परिषद में, किसमें, जिला परिषद में अन्य सदस्यों के अतिरिक्त, जिला परिषद में अन्य सदस्यों के अतिरिक्त उस जिले के विधायक, क्या है, विधायक एवं सांसद भी जो है पदेन सदस्य होते हैं। समझ गए, कौन होते हैं, सांसद जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। चलिए क्लियर हो गए, ये क्लियर हो गए। देखिए तीसरा प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य, कौन सा जो है राज्य वित्तीय आयोग का गठन करता है, मतलब राज्य वित्तीय आयोग का गठन करता है, निम्न में से कौन। तो हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। कौन रहेगा, स्टेट का कौन रहेंगे, गवर्नर रहेंगे। क्लियर हो गए, चलिए अब जानते हैं। तो सुनिए, संबंधित जो है, संबंधित हम यहाँ छोड़िए इसको, राज्य का राज्यपाल जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं 243 झ को पढ़ते हैं, क्योंकि 243 में हमारा पंचायती आता है ना, और मतलब स्थानीय स्वशासन की बात होती है इसमें। आर्टिकल 243 के झ, ठीक है, के अनुसार झ भी कर सकते हैं, यहाँ पे आई भी कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 243 आई भी लिख सकते हैं, 243 झ भी कर सकते हैं, एक ही है। के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य जो है वित्तीय आयोग का गठन करता है। अब राज्य मैंने बोल दिया तो इसका मतलब ये मत समझिएगा राज्य वित्तीय आयोग मतलब स्टेट के जो वित्तीय आयोग होते हैं वो गठन करते हैं, गठन होता है, ये जान लीजिए। तो 243 छह में चर्चा है, क्या चर्चा है, तो राज्य वित्तीय आयोग का गठन की चर्चा है प्रत्येक 5 वर्ष के समाप्ति के बाद, ये जान लीजिए। कौन करेगा इसका काम, तो राज्यपाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सुनिए, जिसका मुख्य कार्य जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करना। अब बताइए कि राज्य वित्तीय आयोग का गठन हुआ, तो काम तो कुछ करेगा, तो करेगा, अवश्य करेगा। तो करेगा क्या कि भाई पंचायत का जो मुख्य कार्य है या पंचायतों का जो वित्तीय आय होता है उसकी स्थिति का पुनरावलोकन करेगा, यही तो काम है, तभी तो फिर पेश करेगा स्टेट में। क्लियर हो गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। ठीक है, बताइए निम्नांकित में से कौन एक जो है पंचायतों से संबंधित नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। आप जो 1982 पढ़े हैं, या 1992 की जगह पे 1983 भी बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे, हम बता देंगे 1982 और 1983 अभी जान लीजिए। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है ना, क्लियर हो गए। सुनिए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993, देखिए बता देता हूं, एक है 73वें संविधान संशोधन। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम आएगा 1992 और 1993, ये दो आता है। ठीक है, लेकिन 1992 में आया था 1993 के तहत, ये बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं आपको। तो सुनिए, क्या होता है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 बोला गया है, 100% तो यही और सही माना गया है, और 74वें संविधान संशोधन 1993 बोला गया है। ठीक है, ये सही है। लेकिन क्या हुआ है कि दोनों को एक साथ करके क्या कर दिया है कि 73वें और 74वें को 1992 में जोड़ दिया गया है, और उसी को कभी-कभी 1993 दे देता है। तो ये डिपेंड करेगा आपको ऑप्शन पे कि क्या मानता है। तो एनसीईआरटी हमको जो मान रहा है हम वो करेंगे। तो एनसीईआरटी हमारा दोनों मानता है, 1982 और 1983। तो हम 73वें या 74वें हो, और ऑप्शन रहा मान लीजिए 1993 और 1992, तो आपको ये दोनों में से एक ही रहेगा, ये जान लीजिए। अगर मान लीजिए दोनों में से दोनों रहे, तो ये ध्यान रखना होगा कि आपको पंचायती राज है तो 1993, 1982 के लगाएंगे, अगर 74 है तो 1993 लगाएंगे, ये ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, ये सिर्फ पकड़ने के लिए बता दिया कि आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो चलिए आप जानते हैं, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 पंचायतों से नहीं बल्कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। लीजिए यहाँ भी क्लियर कर दिया, पंचायत से नहीं है 1993। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1993 है वो पंचायत से नहीं है लेकिन नगर पालिका से है, तो नगर पालिका से हो गया, ऐसे याद कर सकते हैं। इसके माध्यम से क्या होगा, किसके माध्यम से, नगर पालिका जो है, ये जो संविधान संशोधन हुआ है नगर पालिका से जो संबंधित है, इसके माध्यम से क्या हुआ कि संविधान में नया भाग जो है, भाग क्या है, क, मतलब 9 का क,
तथा 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्वशासन, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम का प्रावधान किया गया। अब इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ। पंचायत जो है हमारा स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन में आपका ये नगरपालिका भी आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए नगरीय स्वशासन कर दिया है और हम पढ़ रहे हैं क्या स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में दोनों आ जाएगा, ग्रामीण और नगरीय। पंचायत पढ़ते तो यहाँ पे ग्रामीण आ जाता, है ना? ग्रामीण आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है? नगरपालिका पढ़ रहे हैं मतलब नगर, शहर की बात हो रही है। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछेगा नगरीय स्वशासन का प्रावधान जो किया गया है, भाग किसमें किया गया है? तो भाग 9 के क में किया गया है। पंचायत का भाग 9 में ही है, भाग 9 के क में किया गया है। अनुसूची पूछ दे नगर स्वशासन का तो 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। क्लियर हो गए? नगरीय स्वशासन में क्या-क्या आया है? तो नगरपालिका परिषद आया है, नगर पंचायत है, नगर निगम जो कि आप देखते हैं नगर निगम का नाम सुने हैं। तो नगर निगम, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद का प्रावधान किया गया है नगरीय स्वशासन में। क्लियर? चलिए, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है तो कमेंट करेंगे। थैंक यू। आपका प्यार, आपका सपोर्ट पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें, क्योंकि आपका प्यार है तभी तो कमेंट करते हैं, ये मैं जानता हूँ। तो हमेशा आप जो भी तैयारी करें पॉजिटिव रहें, खुद पे भरोसा और खुद पे विश्वास करें। किसी तीसरे पे विश्वास करना आपका जीवन का लक्ष्य भटक सकता है। चलिए, मोटिवेशनल डायलॉग कभी-कभी मैं बोल देता हूँ, लेकिन बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मोटिवेशनल तो खुद में होना चाहिए ना, किसी और की मोटिवेशनल बातों में क्यों आना? 5वां प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सत्य जो है नहीं है? तो सत्य नहीं है मतलब इसमें 3 सत्य होंगे, 1 असत्य होंगे। तो कैसे? तो सुनिए, पंचायती व्यवस्था मतलब पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग है। पंचायती है तो ग्रामीण जीवन से ही है संबंधित, ग्रामीण से ही है, तो ये भी सत्य है। 73वें संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। ये बात एकदम गलत है क्योंकि 15 अगस्त से प्रभावी में नहीं, ऐसा कुछ चर्चा है। मैं बताऊंगा कैसे है, चर्चा करेंगे। क्योंकि 15 अगस्त की जगह पे 24 अप्रैल है, ये ध्यान रखना है। यही आपका गलत है और यही आंसर आपका सही है। हाँ, यह एक त्रिस्तरीय संरचना है, तो एकदम सत्य बात है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है किसमें 243 के जी में उसके महत्व को बढ़ावा दिया है, में हम खुद इससे से जानते हैं। तो सुनिए, भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती व्यवस्था ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग रही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 से प्रभावी हुआ, ये बात सत्य है। ये बात याद रखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 ये भी सत्य है जो कि पंचायत से संबंधित है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, 74वें संविधान संशोधन जो हम ऊपर पढ़े, याद रखिएगा वो भी हमारा 1993 में आता है, अधिनियम के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गए? जिसके माध्यम से इस संविधान संशोधन के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई कौन से संविधान संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। आगे बात करते हैं त्रिस्तरीय, ये हम जान गए, इसको छोड़िए। संविधान के अनुच्छेद 243 जी में जो है पंचायतों की शक्तियों, अधिकार तथा उत्तरदायित्व के विषय में उपबंध किए गए हैं। चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न जानिए। छठा प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायतों के चुनाव करने हेतु निर्णय जो है किसके द्वारा लिया जाता है? तो वो लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा, क्योंकि स्टेट ही लेगा ना। ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, नगरपालिका की बात हो रही है, तो स्टेट करेगा, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब सुनिए, अब इसमें और भी क्लियर करते हैं। पंचायतों को जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के जो है अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अनुसूची जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के तहत बोल सकते हैं, 7वीं अनुसूची के माध्यम से बोल सकते हैं। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। किसको किया गया है? पंचायतों की जो है बात करते हैं, पंचायती राज को सम्मिलित किया गया। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। ठीक है, इसके गठन की अगर बात करें तथा चुनाव कराने का अधिकार जो है हमारा किसे प्राप्त है? हमारे राज्य को प्राप्त है, हमारे राज्य को प्राप्त है, हमारे स्टेट को प्राप्त है। कुछ भी बोलिए, याद होने से मतलब है कि नहीं? चलिए आगे बात करते हैं। साथ ही राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट है। राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार में राज्य विधानमंडल ही काम करता है। जैसे हमारे लोकसभा की बात करते हैं, एक्शन लेने की बात हो कुछ भी, तो राज्य विधानमंडल
द्वारा पंचायतों की संरचना का भी निर्धारण किया जाता है। तो क्या किया जाता है? पंचायत की जो संरचना का निर्धारण करना होगा, तो हमारा राज्य सरकार करेगा। राज्य सरकार में कौन? राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। ये भी जान लीजिए। और इसकी अगर चर्चा बोले, कौन-सा अनुच्छेद बोले, तो अनुच्छेद बताइएगा 243 का, ग बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? 243 का ग, 243 का ग बता दीजिएगा। 7वें प्रश्न की अगर मैं बात करूँ, 7वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला जो प्रथम राज्य है, वो हमारा राजस्थान है। और राजस्थान का कौन-सा जिला है? कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो चलूँगा ही, इस पे चर्चा ज़रूर करूँगा। तो चलिए करते हैं। तो सुनिए, इसमें है कि राजस्थान राजस्थान पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला प्रथम राज्य है। तो पंचायती राज्य प्रणाली को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? हमारा राजस्थान है। भारत का राज्य राजस्थान है। अब कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। तो 2 अक्टूबर 1959 मतलब 59, ठीक है? 1959 की बात हो रही है। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है नागौर, ठीक है? नागौर भी बोला जाता है, नागौर भी बोला जाता है। तो आपको बस याद रखना है नागौर। तो नागौर जिले में पंचायती राज्य का प्रारंभ किया गया। किसका प्रारंभ किया गया? पंचायती राज्य का प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश वर्ष 1959 में, ठीक है? आंध्र प्रदेश वर्ष 1959 में पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया था। तो आपसे एक बात ध्यान रखिएगा कि पहला हमारा राज्य जो बना पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला, वो हमारा राजस्थान। राजस्थान के कौन सा जिला? नागौर जिला। और कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हीं के माध्यम से हुआ, उन्हीं के द्वारा किया गया, ये बोल सकते हैं, क्योंकि पीएम थे भाई। और 2 अक्टूबर 1959 को ये स्थापना मतलब ये लागू हुआ था राजस्थान में। दूसरी बात, दूसरा राज्य कौन बना था? तो दूसरा राज्य हमारा आंध्र प्रदेश बना था, वो भी 1959 में, याद रखिएगा। सुनिए, यहाँ पे देखिए 8वें प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। सीडीपी, सीडीपी होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। एनईएस, एनईएस एन माने नेशनल, ई माने एक्सटेंशन, और एस माने होता है स्कैम। ये मैंने सिर्फ अपने मन से बोला, आप भी जोड़ सकते हैं, और इसमें दिया भी है, आप देख लीजिएगा। तो सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्थापित वह समिति, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की जो है त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो वो देने वाले एक ही तो है, बलवंत राय मेहता। तो एक बात और क्लियर कर देता हूं मैं, अगर यहाँ पे त्रिस्तरीय जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन देख रहे हैं, स्थानीय सरकार देख रहे हैं, इसे पंचायत ही बोला जाता है, ठीक है? तो पंचायत यहाँ पे दे देगा तो भी समझिए बलवंत राय मेहता ही होंगे, ये आपको पता होगा। लेकिन हो सकता है पंचायत ना देके जैसे ये दे दिया ग्रामीण स्थानीय सरकार, तो ये भी समझिएगा कि जैसे ही ग्रामीण स्थानीय दे दिया तो पंचायती से संबंधित है, और ये बलवंत राय मेहता समिति द्वारा हुआ था त्रिस्तरीय प्रणाली। समझ गए? क्लियर हो गए? इस समय क्या हुआ? प्रारंभ हुआ 1952 में, क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। अब प्रारंभ हुआ तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कब हुई? 1952 में हुआ। इसी का सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शॉर्ट फॉर्म क्या था? सीडीपी, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे, इसका फुल फॉर्म मैंने चर्चा किया था क्वेश्चन में। अब वर्ष 1953 की बात करते हैं। कब की बात करते हैं? 1953 की। इस समय प्रारंभ क्या हुआ? राष्ट्रीय विस्तार योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, आप देखिए रहे, एनईएस शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूर्ण गठन के लिए क्या हुआ? मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे सीडीपी बोलते हैं, और एनईएस जिसे राष्ट्रीय विस्तार योजना बोलते हैं, इसका पूर्ण गठन किया गया। और पूर्ण गठन के लिए जो है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा वर्ष 1957 में। कब? 1957 में। सोचिए, मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई, शुरुआत कब हुई? तो 1952 में। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय विस्तार योजना की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1953 में, ठीक है? मतलब इसका 1952 है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय विस्तार योजना का 1953। तो ये दोनों का जो है स्थापना हुआ, शुरुआत हुआ, मतलब शुरुआत हुआ, तो इसका पूर्ण गठन के लिए एक और परिषद बना जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद बोलते हैं। इसी के द्वारा 1957 में, वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का जो है गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इन दोनों के पूर्ण गठन के लिए ही आपको बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। क्लियर हो गए? अब ये समिति जो बना, बलवंत राय मेहता समिति बना, अब चलिए जानते हैं। तो इस समिति में कह सकते हैं, इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं सीडीपी की सफलता सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का सुझाव दिया था। 9वें प्रश्न की अगर बात करें तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज्य के लिए किस प्रतिमान की अनुशंसा थी?
अनुशंसा मतलब प्रतिमान मतलब मॉडल की अनुशंसा थी। तो हम जानते हैं अशोक मेहता की अगर बात करें तो 2 स्तरीय थी। द्विस्तरीय जो दिख रहा है आपको ऑप्शन में, ठीक है, द्विस्तरीय थी। अब चलिए अशोक मेहता की बात भी आई थी, द्विस्तरीय की बात है तो अशोक मेहता का कहीं-कहीं कोई-कोई स्टेट में अभी भी द्विस्तरीय है। लेकिन बलवंत राय मेहता का सबसे ज़्यादा है, त्रिस्तरीय का लागू किया गया, जिसमें आपको बिहार आ गया, यूपी आ गया, ये सब है। आगे चलते हैं, त्रिस्तरीय में आ जाता है, द्विस्तरीय चलिए बताएँगे। आगे तो ये जानिए कि द्विस्तरीय लाने वाले जो व्यक्ति है कैसे लाए। तो पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए वर्ष 1977 में कब? वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने जो है अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की। मतलब द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था लाए कौन? अशोक मेहता समिति द्वारा लाया गया। ये भी बोल सकते हैं अशोक मेहता द्वारा जो समिति है गठन जो हुआ वो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मॉडल तैयार किया। क्लियर हो गया? जिसमें प्रथम स्तर पर जो है मंडल पंचायत, 2 मॉडल ही हैं जिसमें प्रथम आ गया, प्रथम जो स्तर है उसमें मंडल पंचायत होगा, जिसमें 15-20 गाँव होंगे। ये अशोक मेहता द्वारा हो रहा है, ये जान लीजिए। तथा द्विस्तरीय जो दूसरे स्तर पे क्या होगा? जिला परिषद होगा। जिला परिषद में शामिल होंगे। चलिए 10वां प्रश्न की अगर बात करूँ मैं, तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? मतलब आरक्षित जो स्थान थे महिलाओं के लिए वो कितनी है बता सकते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, कुल स्थानों का 1/3। कितना है? कुल स्थानों का 1/3। ठीक है? चलिए अब जानते हैं, तो सुनिए। अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत 243 घ के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों की जो है 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। तो कितनी? 1/3 स्थान जो है आरक्षित की गई है। किसके लिए? महिला के लिए। ये जान गए। कौन से आर्टिकल में इसकी चर्चा है? तो आर्टिकल 243 के घ में इसकी चर्चा है। 11वां प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न है कि पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा। एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में। थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए वर्ष 1986 में 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कौन? ग्रामीण विकास मंत्रालय है ने क्या किया? पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु अनुशंसाएं देने के लिए एल.एम. सिंघवी एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। मतलब एल.एम. सिंघवी जो हैं इनकी ही अध्यक्षता में ये समिति का गठन हुआ। इस समिति ने पंचायतों का संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान करने की अनुशंसा की। तो पंचायत जो था जो एल.एम. सिंघवी जो आप देख रहे हैं अब इन्हीं के नाम पे एक समिति है एल.एम. सिंघवी समिति। इसने क्या किया कि इस समिति ने क्या किया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा की और इसे मानने के लिए बोला, ये जान लीजिए। साथ ही पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी पर प्रतिबंध, ग्रामीण न्यायालयों या न्याय पंचायतों तथा पंचायती राज अधिकरण के स्थापना की अनुशंसा की। 12वां प्रश्न क्या है कि पंचायती राज्य व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति जो है संबंधित नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था से जो है निम्न में से कौन सी समिति जो है संबंधित नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, BKR वी राव समिति है। तो सुन लीजिए 12वां प्रश्न की अगर बात करूं मैं 12वां प्रश्न की अगर बात करूं तो सुनिए पंचायती राज व्यवस्था से जो है निम्न में से कौन सी समिति जो है संबंधित नहीं है? कौन सी जो है समिति संबंधित नहीं है? तो वो है आपका देखिए अशोक मेहता समिति तो है, आप जानते हैं द्विस्तरीय की बात हो रही है। वी.आर. मेहता का भी नाम आता है और के संथानम है समिति, ये भी जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी जो है BKR वी राव समिति जो है ये जो है आपका पंचायती से नहीं है, ये किसी और से है जो कि हम बता देते हैं किससे है, भारतीय अर्थशास्त्री थे ये जान लीजिए। तो सुनिए VKR वी राव एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक विकास की या आर्थिक विकास पर, देखिए अपने मन से भी बोला तो कोई गलत नहीं समझना है, आर्थिक विकास पर या आर्थिक विकास की बात करते हैं, ये भी जान लीजिए। तो BKR राव एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री थे। आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष क्या थे? संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य रहे थे, ये भी जान लीजिए। तो एक बात जान लीजिए, भारतीय अर्थशास्त्री थे
ये आर्थिक विकास पर एक संयुक्त राष्ट्र आयोग का अध्यक्षता भी किए और अध्यक्षता किए थे, इसीलिए ये समिति बनी थी और ये जो है राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य थे। कौन? वी राव। इसलिए इन्हीं के नाम पे भी समिति हुई थी, ये भी जान लीजिए। लेकिन इनकी बातें बस इतना ही थी, आगे बात करते हैं, सुनिए। आयोग के अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य रहे थे, ये भी जान गए। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति निम्नवत हैं मतलब कौन कौन है? तो बलवंत राय मेहता तो आप जानते हैं, जो कि 1957 में आया था, त्रिस्तरीय है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। अशोक मेहता समिति आया था 1997 में आया था, जो कि द्विस्तरीय है। और जीबीके राव समिति जो था, ये हमारा 1985 में आया था। ठीक है, पंचायती से ही संबंधित है। आपको एल.एम. सिंघवी समिति भी आपको पंचायती से ही संबंधित था, जो कि 1986 में आया था, ये आप जानते हैं, और इसमें सुधार करने के लिए आया था, है ना। पीके थुंगन एक थुंगन समिति था, जो कि 1998 में आया था, सॉरी 1988 में आया था, सॉरी, ठीक है, 1988 में आया था, ये जान लीजिए, पीके थुंगन समिति। एक और है पंचायती राज से संबंधित है, वो समिति का नाम है पीएन गडगिल समिति, और एक और नाम है के संथानम समिति। ये जो है दोनों आए थे 1962 में, ये दो समिति हुई थी, और ये 1962 में दो समिति हुई थी, जो कि बीएन गडगिल है समिति है, जो कि ये 1962 में आया था, और इसी समय आया था के संथानम समिति, जो कि 1962 में ही हुआ था, मतलब 1962 में। तथा शादिक अली समिति जो है 1964 में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब जो है पंचायती राज से संबंधित हैं, ये जान लीजिए। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है पंचायती राज संस्था नहीं है? तो वो हमारा सी नंबर सहकारी समिति जो है पंचायती राज समिति नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत है ना। चलिए आगे चलते हैं, तो सुनिए, जान लीजिए कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत, ये तीनों ही पंचायती राज संस्थाएं हैं, जबकि सहकारी समितियां, इनमें भिन्न संस्थाएं हैं, मतलब अलग है सरकारी संस्थाएं, जो कि हम पीछे चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। अब सुनिए, 97 में संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 97 में संविधान संशोधन 2097 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 के ख में, संविधान में भाग 9 के ख में जोड़कर जो है, भाग 9 के ख जोड़कर सहकारी समितियों का जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो आपसे पूछेगा, तो भाग 9 के ख में क्या हुआ कि सहकारी जो समिति है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ये भी जान लीजिए। और ये कौन से संविधान संशोधन में? तो 2011 में, 11 के संविधान संशोधन जो हुआ था 97 में, उसी का, ठीक है, उसी के तहत। और जानते हैं इसका आर्टिकल जानते हैं, तो आर्टिकल जो है 19, ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। तो क्या कर दिया गया था आर्टिकल 19 के तहत? तो इसमें क्या किया गया, सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था। 14 प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? बताइएगा, पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 40 में। अब सुनिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना जो है संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत दिए गए हैं, मतलब नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 40 के निर्देशों के अंतर्गत जो है प्रारंभ किया गया है। तो आपसे पूछेगा पंचायती राज प्रणाली की स्थापना जो है किसके अंतर्गत किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। और याद रखिएगा कौन से आर्टिकल में इसकी जो है आरंभ की बात की गई है? तो आर्टिकल 40 में, ठीक है। अनुच्छेद 40 की अगर बात करें तो 40 में जो है यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाए और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें एक क्या है, स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। देखिए 15वां प्रश्न क्या है? ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। तो ग्राम सभा जो है सही रूप से निरूपित करती है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, पंचायतों के लिए निर्वाचन मंडल को। किसके लिए? पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब चलिए जानते हैं, तो सुनिए, आर्टिकल 243 के अनुच्छेद 243 के खंड ख, ठीक है, 243 के ख में जो है ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की जो है निर्वाचक नामावली की बात करते हैं, नामावली
में जो है पंजीकृत व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। किसके रूप में किया गया है? समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। क्लियर हो गया? 16वां प्रश्न की बात करते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी स्थानीय सरकार होता है। स्थानीय सरकार होता है, ये जान लीजिए, जिसमें आपको दोनों आ जाते हैं। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो स्थानीय विकेंद्रीकरण, ठीक है, स्थानीय विकेंद्रीकरण का आशय मतलब होता है स्थानीय सुशासन, मतलब लोकल, सिर्फ गवर्नमेंट कहिए या लोकल कहिए, ठीक है, की स्थापना से है। तो ध्यान रखना है, जहां स्थानीय विषयों से संबंधित निर्णय, ठीक है, निर्णयों या निर्णय कहिए, निर्णयों की बात करता है या निर्णयों में स्थानीय जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। मतलब इसमें जो सक्रिय आम जनता होते हैं, स्थानीय जो लोकल जनता होते हैं, वो भी भाग ले सकते हैं इस निर्णय में। ये जान लीजिए, स्थानीय विषयों के संबंधी जो भी होगी उसके लिए। और ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब ही होता है स्थानीय स्वशासन। इसी के अंतर्गत आम जनता मतलब जुड़ सके, बस यही है चर्चा कि आम जनता भी भागीदार होगा, ये जान लीजिए। देखिए 17वां प्रश्न है कि त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय मतलब थ्री टायर, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य तंत्र में शामिल है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज्य में जो है तंत्र में शामिल है, या आप ये भी हो सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत तंत्र में शामिल है। आप क्वेश्चन को किसी भी एंगल से ले सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज्य तंत्र में शामिल है, या आप जो भी ले सकते हैं। तो इसमें कौन कौन है त्रिस्तरीय में? तो आपका एक ग्राम पंचायत आएगा, नगर नहीं है, त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय मतलब पंचायत से संबंधित है, ये जान लीजिए। क्लियर हो गए? यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो सुनिए, ग्राम पंचायत आएगा पहला, दूसरा ब्लॉक, ब्लॉक अथवा या जो भी कहिए क्षेत्रीय पंचायत समिति कहिए, ब्लॉक को ही क्षेत्रीय पंचायत समिति कहा जाता है, तो दो आए। और तीसरा हमारा हो जाता है जिला परिषद, जो कि पंचायत का त्रिस्तरीय हो गया। तो प्रथम ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक, तीसरा जिला परिषद। क्लियर हो गया? अब जानते हैं इसमें क्या है। तो सुनिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जिसे ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं या क्षेत्रीय पंचायत भी कहते हैं, तथा जिला परिषद शामिल होते हैं। परंतु कुछ राज्यों में इनसे भिन्न प्रावधान भी हैं, मतलब अशोक मेहता का भी प्रावधान लगा हुआ है, एक स्तरीय भी लगा हुआ है। तो सुनिए, जैसे कि मैं बता दूं, केरल में चले जाइएगा, जम्मू कश्मीर चले जाइए, त्रिपुरा चले जाइए, मणिपुर चले जाइए और सिक्किम चले जाइए, ये जगह क्षेत्र पे जाइएगा ना, तो आपको एक स्तरीय मिलेगा पंचायती राज, जो कि एक ही है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत अगर पूछे सिर्फ में कि एक स्तरीय जो ग्राम पंचायत जहां लागू है वो कौन-कौन से राज्य हैं, तो आप डायरेक्ट बताइएगा केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में जो है आपका एक स्तरीय है, जो कि ग्राम पंचायत है ना? चलिए, अब इसी तरह हम और जानते हैं दो स्तरीय। दो स्तरीय जो कि अशोक मेहता द्वारा दिया गया था, तो पहला तो आप जानते हैं और दूसरा भी आप जान लीजिए। पहला दो स्तरीय में था ना, मंडल, मंडल पंचायत, है ना पहला, और दूसरा क्या था? जिला परिषद। उसी में सब में जो है दिया गया था, इसी में द्विस्तरीय है अशोक मेहता द्वारा ग्राम पंचायत समिति। तो ग्राम पंचायत समिति इसलिए क्योंकि इसमें दो समिति मतलब समिति सम्मिलित है, ऐसे ही याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो द्विस्तरीय में ग्राम पंचायत समिति याद रखिएगा, जिसमें कहाँ-कहाँ लागू है द्विस्तरीय, तो असम में लागू है, उड़ीसा में लागू है, एमपी में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम में कौन सी स्तरीय लगा हुआ है पंचायत का? द्विस्तरीय पंचायत लगा हुआ है, मतलब ग्राम पंचायत समिति, है ना? और चलिए, पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा सबसे जबरदस्त और सबसे ज्यादा स्तर का 4 स्तरीय। तो पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है। कौन-कौन है? तो सुन लीजिए, ग्राम पंचायत तो होगा ही, अंचल पंचायत भी जोड़ा गया है, और आंचलिक आंचलिक परिषद भी जोड़ा गया है और जिला परिषद भी जोड़ा गया है। तो याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है, एक है ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद है, ये जरूर ध्यान रखना है। क्लियर हो गए? और सुन लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों के स्थान पर एक स्तरीय जनजातीय परिषद का कार्य कार्यरत है। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, एक स्तरीय जनजातीय परिषद भी है। समझ गए? कहाँ-कहाँ? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। बस इतना चलिए, 18वें प्रश्न की अगर बात करें तो 18वां प्रश्न है, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे-छोटे गणतंत्र हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ है ना? चार्ल्स मेटकॉफ। अब सुनिए, वर्ष 1830 वर्ष 1830 में चार्ल्स मेटकॉफ ने भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहा है, क्या कहा है? कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे-छोटे गणतंत्र के रूप में विद्यमान है। वैदेशिक संबंधों से जो है स्वतंत्र होने के साथ-साथ इनमें आवश्यकता अनुसार का लगभग सब कुछ जो है उपलब्ध रहता है। 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है? सुनिए, 19वां प्रश्न है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल
किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? किस दिनांक से? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से ये जो है 5 वर्ष होता है। जिस दिन हो गया, अधिवेशन हो गया, उससे यहाँ शुरू हो जाएगा कार्यकाल 5 वर्ष। अब चलिए इसके बारे में सिर्फ पढ़ लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक कार्यरत रहती है। पंचायत जो है इससे पूर्व किसी कारणवश विघटित होती है तो नई पंचायत का चुनाव जो है या चुनाव होता है विघटन की तारीख से 6 माह में होना चाहिए। यह नई पंचायत जो है शेष अवधि तक कार्य करे। यदि पंचायत के विघटन की तारीख से नई पंचायत के चुनाव तक 6 माह से का समय शेष हो तो शेषा अवधि के लिए चुनाव करना अनिवार्य नहीं है। मतलब मान लीजिए कि आपको 4 साल हो गए, 4 साल, साढ़े 4 साल हो गए, अब 5 साल बच रहे हैं, मतलब 5 महीने बच रहे हैं, तो 5 महीने में क्या करेंगे? उस तक छोड़ देगा कि चलिए चुनाव जब तक होना है करेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं करेंगे। तो ये एक बात जान लीजिए कि 6 माह तक चुनाव विघटन हो जाएगा, अब उस विघटन के समय से जो तारीख होगा 6 माह तक, उस समय तक क्या है कि कुछ समय के लिए ये चलेगा, उसके बाद आपको नया तैयार कर देना है। अगर मान लीजिए 6 महीना ही बच रहा है और नया चुनाव होने वाला है, तो उस समय क्या होगा कि वो जो 6 महीना का जो नया बना है पंचायत, वो चलता रहेगा और जब चुनाव रिजल्ट आएगा तो उसके बाद फिर आपको चुनाव करके नया बैठा दिया जाएगा। क्लियर? 20वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आप जानते हैं 1993, है ना? याद जानते हैं। चलिए तो सुनिए, राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। 82 आपसे अगर पूछेगा अधिनियम कि भाई कौन से अधिनियम के हिसाब से है, तो आप दे दीजिएगा 1992। ठीक है? लागू कब किया गया था ये अधिनियम? तो 1993 में किया गया था। इसलिए इसको भी बोला जाता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 और ये भी बोला जाता है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। क्लियर? लागू का प्रभाव का असर है 1993, 24 अप्रैल 1993 और ये लाने की बात अगर किया जाए कि शुरुआत कब हुई थी कौन से संविधान संशोधन? तो 1993, 73वें ही संविधान संशोधन है लेकिन 1993, 1992 ऐसे याद रखना होगा। मतलब जैसे क्लियर कर देता हूँ। अगर लाने की बात होगी मतलब लागू करने की बात होगी तो पूछेगा 73वें संविधान संशोधन जो अधिनियम है आया कब था? तो 1992 में आया था। 1992 के अधिनियम के तहत हुआ था। अगर आपसे पूछे लागू कब किया गया? तो 1993 में किया गया। ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए 21वां प्रश्न की अगर बात करें, 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है तृणमूल तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? ठीक है? तो बताइए निम्नलिखित में से जो है तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज्य पद्धति से संबंधित है। किससे? पंचायती राज पद्धति से संबंधित है। तो सुनिए, तृणमूल लोकतंत्र का समान अर्थ होता है जमीनी लोकतंत्र। ठीक है? तृणमूल लोकतंत्र का मतलब होता है जमीनी लोकतंत्र, अर्थात निचले स्तर पर लोकतंत्र से होता है। इसका संबंध जो है लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से होता है। क्लियर हो गया? किससे होता है? विकेंद्रीकरण से संबंधित होता है, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण से संबंधित है। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का जो है पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर जो है किसका परिणाम था बताइए? तो वो था ऑप्शन नंबर डी, एम के गांधी, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब गांधी जी। समझ गए? एम के गांधी, गांधी जी, महात्मा गांधी। तो देखिए ग्रामीण स्थानीय शासन का जो है पंचायती राज नामांकन की अगर बात करें तो महात्मा गांधी का नाम आता है। इन्हीं का सुझाव माना जाता है, इन्हीं के कारण हुआ है, ये भी जान लीजिए। उन्हें इस बात पर जोर दिया, मतलब महात्मा गांधी जो हैं जोर दिए कि ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि राजनीतिक व प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर व विकेंद्रित होना चाहिए, मतलब स्वयं से होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने पंचायतों के प्रशासन हेतु निर्वाचन के लिए वयस्क मत अधिकार को अपनाया जाने पर जोर दिया। ठीक है? वयस्क मत अधिकार को अपनाने पर जो है जोर दिया था। 23 में जो है देखिए 23वें क्वेश्चन नंबर है 73वें संविधान संशोधन को अपनाने या अभिपालन करने वाला जो है प्रथम राज्य कौन सा है? बताइएगा। 73वें संविधान संशोधन को अपनाने या अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्या है? एमपी है। अब सुनिए, चलिए जानते हैं। 24 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल 1993 को अगर बात करें, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू किया गया। क्या किया गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। इस अधिनियम के अनुसार पंचायत चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। कौन है? प्रथम राज्य एमपी है, ये जान लीजिए। जबकि पंचायती राज व्यवस्था को वर्ष 1959 में
क्या है 1959 में लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है। क्या है प्रथम राज्य कौन है? राजस्थान है। जहाँ जो है नागौर जिले में जो है 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर, यहाँ पे 2 अक्टूबर है, अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर है, भारत में जो है इनमें से कौन-सा विषय जो है पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, बताइए। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक पुनरीक्षण के कारण आता है। ठीक है, अंतर्गत नहीं आता मतलब न्यायिक पुनरीक्षण। अब चलिए जानते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति न्यायपालिका के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? शक्ति न्यायपालिका के अंतर्गत आती है, ये जान लीजिए। यह पंचायती राज्य विषय से संबंधित नहीं है, ये जान लीजिए, मतलब नगर पालिका से आती है, ये ध्यान रखना है। जबकि विकल्पों में दिए गए अन्य विषय जो है पंचायती राज्य अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित है, ये जान लीजिए। खाली न्यायिक पुनरीक्षण जो है आपका जुड़ा हुआ देख रहे हैं, और ये नगर पालिका शक्ति न्यायालय पालिका जो है, ये ध्यान रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि भूमि सुधार ये सब जो है हमारा क्या है पंचायत से। तो चलिए ये खत्म हो गए और फिर मिलते हैं आपको डेली 1 बजे मिलेंगे। आज थोड़ा अपलोडिंग लेट होगा, क्षमा चाहते हैं, और फिर मिलते हैं रात को 10 बजे।